तेरी मेरी ऐसी जुड़ गई कहानी कि जुड़ जाता जैसे दो नदियों का पानी। मुझे आगे तेरे साथ बहना है, जाना तुम्हें तो है ये बात जानी कि ये जिंदगी कैसे बनती सुहानी। मुझे हर पल तेरे साथ रहना है, तुम कुछ अधूरे से हम भी कुछ आधे, आधा आधा हम जो दोनों मिला दे तो बन जाएगी अपनी एक जिंदगानी। ये दुनिया मिले ना मिले हमको, खुशियाँ भगा देंगी हर गम को। तुम साथ हो फिर क्या बाकी हो, मेरे लिए तुम काफी हो, मेरे लिए तुम काफी हो, मेरे लिए तुम काफी हो। ओम शांति। एक चक्रवर्ती सम्राट कवि इस धरती पर हुआ। पूरे धरती का साम्राज्य उसका था। हजारों राजाएं उसके सामने शीश झुकाते थे। उस चक्रवर्ती सम्राट के मन में एक बार एक इच्छा उत्पन्न हुई, एक बहुत ही अद्भुत इच्छा। उसने सोचा, सारे दिन भर हम आवाजें सुनते रहते हैं, क्या ऐसा नहीं हो सकता कि एक मिनट के लिए सारा संसार चुप हो जाए, टोटल साइलेंस, कोई भी कुछ ना बोले, एक मिनट के लिए, बस एक मिनट के लिए। मुझे वो एक मिनट में क्या होता है सुनना, चुप हो जाए सारे लोग। उसने अपनी इच्छा अपने मंत्रियों के सामने प्रकट की, परंतु सबने कहा यह कैसे संभव है, हम लोगों को कैसे चुप कराए। सारी सेना भी अगर लगा दी जाए और लोगों को कहा जाए कि तुमको एक मिनट बोलना नहीं है, किस किस को कंट्रोल करे, क्योंकि सारी धरती का साम्राज्य है और सेना तो बहुत छोटी है, क्या किया जाए। पर राजा ने कहा नहीं, मुझे अनुभव करना है उस एक मिनट का कि जिसमें संसार का एक भी व्यक्ति एक शब्द भी नहीं बोलेगा, टोटल साइलेंस हो जाए धरती पर। तो जितने भी मनीषी, बुद्धिमान, मंत्रीगण, अमात्य, मंत्री जो भी थे, सब ने बहुत सोचा क्या किया जाए, कैसे होगा ये संभव, लोगों को कैसे कहा जाए कि चुप अभी एक मिनट के लिए। एक बूढ़ा फकीर वहां से गुजर रहा था, उसे ये पता चला तो उसने कहा मुझे सम्राट से मिलना है, मेरे पास उपाय है। और वो बूढ़ा फकीर आया, राजा ने कहा सुनाओ। उसने कहा एक विधि है, तुम ऐसी घोषणा कर दो कि 4, 5, 6 दिन के बाद बराबर 12 बजे धरती पर जितने लोग हैं, 1 मिनट के लिए सबको हो ऐसा कहना है। 1 मिनट के लिए जोर से हो ऐसा कहना है। राजा ने कहा पर मेरी ये शर्त तो है ही नहीं, मेरी शर्त तो उल्टी है। मेरी शर्त है मुझे तो वो आवाज सुनना है जब कोई कुछ बोले ना, और आप कह रहे हैं कि सब बोले, वो भी 12 बजे, वो भी हो, तो ये कैसे होगा संभव। उसने कहा यही संभव होगा, आप करके तो देखो। निश्चित दिन आ गया, 12 बजने को थे, सब लोग तैयार थे, सबको पता था कि 12 बजे बराबर हो बोलना है। परंतु सब ये सोचने लगे कि मैं अकेला नहीं बोलूं, उससे क्या फर्क पड़ता है, पर वो जो साइलेंस होगा 1 मिनट का, वो जो आवाज होगी हो की, उसमें क्या अनुभव होता है वो तो जरा मुझे सुननी है। कितनी भयंकर आवाज होगी वो, पूरी धरती के सारे लोग हो एक साथ बोलने वाले हैं। तो मैं नहीं बोलता हूं, मैं नहीं बोलूंगा, क्योंकि इतने लोग बोलने वाले, तो मेरा क्या पता चलता है हो बोलना नहीं बोलना। कौन कौन सुन रहा है, देख रहा है नहीं, सुन रहा है।
कौन सुन रहा है? राजा भी सोचता है कि मुझे तो आखिर सुनना है ना, अगर चलो साइलेंस नहीं कम से कम हो तो सुन लूं। सोचता है मैं भी नहीं बोलूंगा। तो वो 1 मिनट जो होता है, जितने लोग होते हैं सब ऐसा ही सोचते हैं कि मुझे सुनना है, और कोई भी नहीं बोलता है। और वो 1 मिनट अपने आप पूरी की पूरी धरती पर ऐसा मौन, ऐसी निस्तब्ध शांतता, ऐसा निशब्द मौन, ऐसी बेआवाज चुप्पी, द साउंडलेस साउंड, द चैंटलेस चैंट, द स्पीचलेस स्पीच, आवाज रहित आवाज हो जाता है। ऐसे इतना गहरा मौन कि कहीं कोई आवाज नहीं 1 मिनट के लिए। ऐसा गहरा सन्नाटा कि वो राजा उस सन्नाटे में इतना मौन हो जाता है, इतना मौन हो जाता है कि बस उस एक पल के मौन में अंदर से जैसे कुछ जाग जाता है। एक ऐसी जागरण की अवस्था आ जाती है कि अब तक की जो सारी उसकी बेचैनी थी वो सारी समाप्त हो जाती है और उसका मन एकदम शांत हो जाता है। और उसी शांति में एक अद्भुत सा वैराग उसके मन में जागता है। 1 मिनट का मौन, 1 मिनट का साइलेंस काफी है अब तक की जितनी हलचल है मन में उसे समाप्त करने के लिए। परंतु वो मौन इतना गहरा हो, इतना डीप हो, जैसे सोचो किसी पहाड़ पर चले जाओ, सुबह का है 6 बजे, अभी संसार के लोग सोए और पहाड़ गांव से शहर से बहुत दूर है, वहां कोई भी नहीं है, दूर दूर तक किसी मनुष्य की ध्वनि नहीं है, केवल पंछियों की आवाज है, और वो भी वहां बैठे बैठे विलीन हो जाए। वो जो एक पल का मौन वहां होता है, वो 1 मिनट साइलेंस जो होता है बहुत बहुत पावरफुल होता है। और वो 1 मिनट का साइलेंस बहुत बड़ा होता है। उसकी अवधि जो है 1 मिनट नहीं होती है, बहुत बड़ी होती है। जैसे किसी कोर्ट में एक लॉयर ने ये प्रूव किया कि ये सारा जो हुआ है, हत्या जो हुई है 3 मिनट के अंदर हुई है। हत्यारा बैठा था, फिर उसने ड्रेस बदली किया, वो उधर गया, उस कमरे में गया, हत्या की, वहां से निकला, वहां से जाके यहां तक आ गया, ये सब कर दिया, और वो कहता है ये सारा कार्य 3 मिनट में हो गया। जज कहते हैं, लोग कहते हैं ये कैसे संभव है, 3 मिनट में इतना सब कैसे कर सकता है कोई, 3 मिनट के खाली समय में। तो वो जो लॉयर होता है वो कहता है चलो एक्सपेरिमेंट करते हैं, 3 मिनट वो जो आत्मा है, वो जो जिसने शरीर छोड़ा है, उसको शांति का दान देते, सब खड़े हो जाते हैं 3 मिनट के मौन के लिए। वो सब खड़े होते हैं 3 मिनट, 3 मिनट 3 मिनट कब सबको लगता है कब बैठे। और फिर जब 3 मिनट पूरे होते हैं तो सब लोग कहते हैं 3 मिनट तो बहुत बड़ा समय है, बहुत बड़ा। उसी तरह ये जो 1 मिनट है ये भी बहुत बड़ा समय है, इतना कम समय नहीं है। 1 मिनट भी अगर मन मौन हो जाए, 1 मिनट के लिए भी मन यदि शांत हो जाए तो बहुत बड़ी क्रांति हो सकती है। आज सुबह की साकार मुरली, पहला अनुच्छेद, पहला पैराग्राफ, पहला परिच्छेद, शांति तुम्हारा स्वभाव है, तुम्हें कहीं से लानी नहीं। गले में हार तुम्हारे, कहां ढूंढ रहे हो। दूसरा, आत्मा जब शरीर से डिटैच हो जाती है तो शांत हो जाती है, ये दूसरी विधि शांत होने की। तीसरी विधि शांत होने की, आत्मा निवासी है शांति धाम की, याद करो। बस इतनी जो उठा पटक कर रहे हो शांति के लिए, इतनी जो हलचल है शांति प्राप्त करने के लिए, विधि कितनी सिंपल है। बाबा ने कहा तुम शांति में कितना भी समय बैठ सकते हो दिन भर में, 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 8 घंटा, खाली बैठ जाओ,
एक संकल्प के साथ कि मैं शांत हूं। कितना भी समय आत्मा बैठ सकती है शांति में, कितना भी समय। विधि स्वधर्म शांति, विधि घर शांति, विधि शरीर से डिटैच हो जाओ तो आत्मा शांत है। अभ्यास को बढ़ाते जाना है। आज जिस विषय पर हम चर्चा कर रहे हैं, आज का जो सूत्र है, सूत्र नंबर 15वां, इमोशनल रोलर कोस्टर। क्या होता है ये रोलर कोस्टर? देखा है? ऊपर नीचे, वो जो बच्चों का झूला होता है ना, ऐसे ऊपर जाता है फिर नीचे आता है। एडवेंचर गेम्स ऐसे ऐसे गोल, उसको कहा जाता है रोलर कोस्टर। उसी तरह होता है इमोशनल रोलर कोस्टर, अर्थात मूड स्विंग्स। अर्थात अभी अभी खुश, अभी अभी दुखी, अभी अभी एकदम खुशी, बाबा की याद में आंसू आ रहे, और अभी अभी इतने उदास कि पुरुषार्थ से संपूर्ण वैराग, कुछ करना ही नहीं है, इतना वैराग। किससे? पुरुषार्थ से, बाबा से ही वैराग, ज्ञान योग से वैराग, तपस्या से वैराग, इच्छा ही समाप्त, उदासी। पुराने जमाने में अंग्रेजी में एक शब्द था उदासी के लिए, अभी डिप्रेशन कहा जाता है, पहले कोई और शब्द था, मेलेनकोली, मेलेनकोलिया। वो डिप्रेशन भी नहीं है बट खुशी भी नहीं है, बीच की अवस्था है, लो मूड। व्यक्ति निस्तेज ऐसा बैठा हुआ है बस। क्यों भाई, कुछ दुख है? कोई दुख नहीं है। सुखी भी तो नहीं लग रहे, नहीं खुशी भी नहीं है कोई, ना खुशी ना दुख, बीच में। उसको कहते हैं मेलेनकोली, मतलब डार्कनेस। और मनुष्य का मन एक समुद्र की तरह है, मनुष्य का मूड समुद्र की तरह है। ऊपर लहरें उठती है, फिर नीचे लहरें उठती है, कभी खुश होता है कभी लो, बाइपोलर। ऊपर जाता है एकदम खुश, नीचे आता है डिप्रेस, फिर खुश होता है फिर डिप्रेस होता है। थोड़ी थोड़ी देर में खुश दुखी, खुशी दुखी, खुश दुख, खुश दुख, एक रस है ही नहीं। और यदि हम अपने आप को देखें, अपने मूड का चार्टिंग करें, मूड चार्टिंग इसको कहते हैं, मूड मैपिंग। 1 घंटे में मेरा मूड कितनी बार बदला, अभी अभी क्या विचार आया, अभी अभी क्या विचार आया, अभी अभी सोचता हूं ये व्यक्ति कितना अच्छा है, थोड़ी देर में सोचता हूं इतना अच्छा नहीं है जितना मैं सोच रहा हूं, थोड़ा ज्यादा ही अच्छा सोच लिया उसके बारे में। अभी अभी आसक्ति, अभी वैराग, एक रस कहाँ है हमारा? हम वैराग की बातें करते परंतु हमारा वैराग है पर एक रस नहीं है। अभी भी वैराग है, अगले क्षण वैराग खत्म। थोड़ी देर के लिए वैराग आता है, थोड़ी देर के बाद राग आता है, वैराग राग, वैराग राग। पुरुषार्थ भी अगर हम देखें, 1 मिनट तीव्र पुरुषार्थ, अगले पल पुरुषार्थ खत्म, इच्छा ही नहीं है कुछ करने की, छोड़ो। प्रतिज्ञा की कब टूटी वो भी पता नहीं, क्या प्रतिज्ञा की वो भी तो याद नहीं है, इतनी ढेर प्रतिज्ञाएं कर रखते हैं जोश में। राजा भर्तृहरि था, इतना वैराग आ गया जब देखा, वो फल की कहानी सुनी होगी ना, इधर से उधर, उधर से उधर, उधर से उधर, फल इधर से उधर चला गया, पता चला सब धोखेबाज है, चलो संसार छोड़कर जंगल में पहुंच गया, तपस्या करने लगा, दिन रात तपस्या। अब जमीन पर सोता है, कंदमूल फल खाता है, सारे राज सुख छोड़ दिए, सारी राजसी सुख सुविधाओं का त्याग कर दिया, तपती रेत में चलता है, कुछ नहीं चाहिए अब, बस तपस्या। इतना भयंकर वैराग दिखाया है उसके जीवन में। एक बार बैठा हुआ है तपस्या करते हुए, आंखें खुली, देखा एक चमकता हुआ हीरा रास्ते में पड़ा हुआ है। एक पल में पुरानी यादें आ जाती है, ओल्ड संस्कार, कि मेरे पास ऐसे कितने हीरे थे किसी जमाने में, और ये मैं क्या कर बैठा, कहीं गलती तो नहीं की, क्या कर रहा हूं ये, मुझे तो वापस जाना चाहिए वो सारे राजसी सुख भोगने के लिए। इतनी छोटी सी बात हुई और वैराग लेके आ गया।
क्यों ना इस हीरे को ले लूं और कुछ चालू करो अपना धंधा, बिजनेस। एकदम तपस्वी व्यक्ति, इतने समय की साधना चालू है उसकी, इतना तपस्या हो रहा है, उसमें अचानक से राग उत्पन्न हो गया और अभी लगा कि बस उठ के ले ही लेता हूं हीरे को। उतने में देखा दो घोड़सवार, एक इधर से एक उधर से आया। वो देख रहा है, उसने कुछ किया नहीं अभी, वो तो दूर बैठा है, उन घोड़सवार को पता भी नहीं ये देख रहा है करके, दूर बैठा है। पर इसकी नजर पहले पड़ चुकी है उस हीरे पर, चमकता हुआ हीरा है। दोनों घोड़सवार आए, दोनों की नजर हीरे पर पड़ी। पहले ने कहा पहले मैंने देखा हीरा मेरा है, दूसरे ने कहा मैंने देखा हीरा मेरा है। थोड़ी देर में तलवारें उठ गई, थोड़ी देर में लड़ाइयां हो गई और लाशें दो गिर पड़ी। हीरा अब भी वही है, भर्तरी देख रहा है, सोचता है मेरे मन में अभी भी राग जागा था और यह है परिणाम। मन कितना चंचल है, कितना चंचल। 1 घंटा भी तो एक रस नहीं रहता है। 1 घंटा तो दूर, 5 मिनट माइंड का मूड चैटिंग करो, कितना फ्लक्चुएशन है मूड में। इसी को कहा जाता है इमोशनल रोलर कोस्टर। क्यों होता है ये? क्या कारण है मन की चंचलता का? पहला तो ये प्रश्न है। पहला तो इमोशनल रोलर कोस्टर है क्या? तो इमोशनल रोलर कोस्टर अर्थात मूड स्विंग्स, अर्थात अभी अभी खुश अभी अभी दुखी, ये जो कंटिन्यूअस होते रहता है, एक रस है ही नहीं। अभी अभी संकल्प करते हैं कल सुबह अमृत वेला 2 बजे उठूंगा, फिर सोचते 2 बजे उठ के क्या करना है। अच्छा चलो उठ भी गए, देखा बारिश आ रही है इतनी तेज, करूं क्या? करना तो वही है जो रोज करता हूं। अच्छा मुरली पढ़नी है, क्या मतलब क्या उसमें क्या नवीनता करूं? रोज तो वही है, वही ड्रामा, वही ये अंतिम यज्ञ है, इसमें ज्वाला प्रज्वलित होने वाली है, स्वाहा हो जाएगा सब कुछ, मैं सबको लेने आया हूं, विकर्म विनाश करना है, याद की यात्रा में रहना है, ड्रामा। आज का ड्रामा के बारे में पढ़ने से कुछ नहीं होगा, जाके देखो तब समझ में आएगा। पता तो है क्या, वो एकदम उदासी, फिर क्लास सुनी, नवीनता लानी चाहिए, एकदम उत्साह जागा, फिर एकदम से अच्छे से पढ़ा, फिर दोपहर होने तक फिर मूड डाउन, शाम होने तक फिर मूड ठीक, फिर किसी ने कुछ बोल दिया मूड गया, फिर ड्यूटी में कुछ हो गया, फिर किसी ने काम नहीं किया जो उसको दिया था, मूड ऑफ। किसी ने सौगात दे दी, वो वाली चीज भेज दी जो हमको चाहिए थी और पसंद है, मूड फ्रेश हो गया एकदम। फिर पता चला वो सौगात हमारे लिए नहीं थी, वो बहन जी का फोन आया, वो उस भाई को दी क्या? वो दूसरा ही कमलेश था, मैं हुई नहीं हूं। जैसे हमारे पास एक बार बॉक्स आया, उसमें लिखा हुआ था सचिन, माउंट आबू, पांडव भवन, ग्लोबल हॉस्पिटल। तो नेचुरली हमारे कमरे में आ गया, ओपीडी में। तो हमने सोचा क्या है ये, किसने भेजा, चलो रख दो जो भी है, तो उसको कमरे में लेके रख दिया। फिर उसी टाइम पे सचिन नाम का एक कोई फार्मेसी में एक सेवाधारी करके आया था ज्वाइन करने। तो वो ढूंढने लगा कि मेरा बॉक्स आया था कहाँ गया। फिर ढूंढते ढूंढते हमारे पास आया, हमने कहा, उसने कहा कोई बॉक्स आया क्या? मैंने कहा आया, कमरे में रखा है। वो कहते मेरा है। अच्छा किया उसको सफल नहीं किया। टोली नहीं थी, कुछ क्या था पता नहीं, स्वेटर था कुछ था, हमने कहा देते। आप बच्चों की मूड सदा खुशी की एकरस हो, कभी मूड ऑफ, कभी मूड बहुत खुश, ऐसे नहीं, सदा महादानी बनने वाले की मूड कभी बदलती नहीं है। साकार मुरली 19/11/2019। तुम भी जानते हो कौन कौन अच्छी दिल साफ है। दिल साफ वाले ही दिल पर चढ़ते, उनमें लून पानी का स्वभाव नहीं रहता, सदैव हर्षित रहते, उनकी मूड कभी फिरेगी नहीं। बाबा ने किसी मुरली में कहा था, बाप की मूड सदा एक रस है।
मूड एक रस हो। अभी अभी किसी ने कुछ बोल दिया, एकदम ही डिप्रेस, एकदम ही उदास, एकदम उठ के ही चले गए सभा से आउट, नहीं चाहिए तुम लोगों का कुछ भी। इतना मूड चेंज क्यों नहीं है? उसके इतने इमोशंस है। यहां तो बहुतों की मूड फिर जाती है, बात मत पूछो। 16/11/2019, अगली मुरली 8/1/2019। कहाँ तक कोई समझते हैं? यह शक्ल से मालूम पड़ता है। कोई मूडी होते हैं तो सारी शक्ल ही बदल जाती है। आत्मा समझ बैठेंगे तो शक्ल भी अच्छी रहेंगी। यहाँ भी प्रैक्टिस होती है। घर गृहस्थ में रहने वाले इतने उछल नहीं सकते, गोरख धंधे लगे पड़े रहते हैं। पूरा अभ्यास करे तब चलते फिरते उठते बैठते पक्के हो। मूड के लिए बाबा ने बहुत सी बातें कही। तो अभी सबसे पहला प्रश्न है, ये जो मूड में फ्लक्चुएशन होते रहता है, ये मूड अप डाउन होते रहती है, ये मूड बदलती जो रहती है, फिरती रहती है, इसके क्या कारण है? आशीष भाई, विठल भाई, क्या कारण है मूड स्विंग्स के? क्यों मूड बदलती रहती है? परिस्थितियां, क्योंकि परिस्थितियां ही ऐसी है। दूसरा, पास्ट की यादें आ जाती है अचानक से। अचानक कोई अच्छी याद आ गई तो मूड अच्छा हो जाता है, बुरी याद आ गई तो मूड खराब। तीसरा, खालीपन, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉज है मूड फ्लक्चुएशंस का। एक इसमें दो प्रकार, एक है निगेटिव एम्प्टीनेस, एक है पॉजिटिव एम्प्टीनेस। निगेटिव एम्प्टीनेस, खालीपन, निगेटिविटी भरी हुई है। एक है पॉजिटिव एम्प्टीनेस, निगेटिव कुछ नहीं है पर पॉजिटिव भी कुछ नहीं है, खालीपन है, एक अजीब सा खालीपन है। पता नहीं, सब कुछ तो है, अमृत वेला कर रहे हैं, मुरली सुनते हैं, पढ़ते हैं, क्लास करते हैं, कराते हैं, दिनचर्या पूरा श्रीमद् प्रमाण है, एक्सरसाइज करते हैं, वॉक करते हैं, भोजन करते हैं, सब कुछ करते हैं, परंतु खाली है। पता नहीं, कुछ तो इच्छा है जो अपूर्ण है, रिक्तता है, खाली। आधी नदी का समंदर है, आधी जमी का आसमान है, पता नहीं क्यों। तो खालीपन। और कर्म का परिणाम, कौन से कर्म का? पिछले जन्म के कर्म का परिणाम। और मैं हूं को भूल जाते। और आदत है किस बात की? वो आदत सी पड़ गई है। ओके, और क्या? हाँ, बीमारी ये बहुत बड़ा कारण है मूड फ्लक्चुएशंस का। थोड़ी सी बीमारी भी मूड को चेंज कर देती है। सर्दी खांसी हो जाने दो, क्या होता है? इतना भय, इतना भय, इतना भय समाया हुआ है संसार में, बात मत पूछो। हर व्यक्ति जो ओपीडी में आता है भयभीत ही है, पूरा अंदर से इतनी बेचैनी है, नींद नहीं आती है, कुछ होता है। अभी कल एक पेशेंट आए तो उन्होंने अहमदाबाद में एक अपना घर खरीदा, पर जहां घर खरीदा उसी के सामने आईसीयू है। उसी के सामने आईसीयू, और वो बाद में बना, घर खरीदने के बाद। वो जो बिल्डिंग है कुछ सेकंड थर्ड फ्लोर पे, उसके सामने ही हॉस्पिटल है, आईसीयू है। वहां से एक एक दिन में 10-10 डेड बॉडी निकलती रहती है। वो माता जी ने 6 महीने में इतनी डेड बॉडीज देख ली कि अब उसकी नींद ही उड़ गई। वो भाग के इधर आ गई माउंट में, अभी जाना ही नहीं है। और उसका बेटा लेके आया, अभी कहता है अब घर को बेच के नया खरीदना है फ्लैट, क्योंकि सामने आईसीयू में स्ट्रेचर पर सफेद इसमें लिपटी हुई डेड बॉडी निकलती रहती है। क्या करे? इतना भय अंदर समा गया, इतना भय, इतनी बेचैनी कि कुछ होते ही रहता है हमेशा। अचानक आंख खुलती है रात को धक्के से, क्या हो गया, सब ठीक तो है ना? ऐसे इतना भय का वायुमंडल है। और जिनको कोविड हो गया, अभी 3 महीने हो गए, कल ही एक भाई आए, 3 महीने हो गए, अभी भी इतनी खबरें सुनते रहते हैं। मैंने कहा सबसे पहले गूगल पर जाना और इंटरनेट में गूगल के कोविड के बारे में पढ़ना बंद कर दो, और जितनी खबरें आती है वो सारा पढ़ना बंद कर दो। मुझे ब्लैक फंगस तो नहीं हो गया ना? कोविड हो गया 6 महीना हो गया, एक बार वो टेस्ट करा लूं क्या? कल ही उसमें पढ़ा इंटरनेट पे, ऐसा होता है, मुझे वो तो नहीं है ना।
इतनी भय, इतना भय। पोस्ट कोविड सिंड्रोम चालू है अभी। पोस्ट कोविड, कोविड तो आया चला गया, पर अभी जो भी कोविड सर्वाइवर्स है उनको नई नया कुछ 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 हो रहा है, क्योंकि उनके जो समय था वो हॉस्पिटल का स्टे। एक भाई कहीं हॉस्पिटल में एडमिट था, उसके आसपास के 5-6 लोगों की डेथ हो गई, सब चले गए एक के बाद एक। इतना भयभीत हो गया वो यहाँ का रहने वाला, कैसे भी करके मुझे यहाँ पहुंचाओ, मैं यहाँ जाऊंगा तो यहाँ जाऊंगा, वहाँ नहीं जाना है। और हालत इतनी खराब थी, उसके सारे रिपोर्ट्स भेजे हमको ऐसे ऐसे। हमने कहा वहीं रखो, मत लाओ, ये तो नहीं बचेगा। पर वो कहते पेशेंट वहाँ साइको हो रहा है, यहीं आना है उसको। मैंने कहा आ जाओ, क्या करे। इतनी ज़्यादा उम्र थी, 80। वो इधर लगभग 1.5 महीना था, बट बच गया। अभी ठीक है। तो बचा इसलिए कि वहां से निकल गया, नहीं तो भय उसको मार रहा था। क्योंकि आज ये जा रहा है, 2-2 घंटे में जा रहे, आज ये गया, कल वो गया, कल वो गया, कल वो गया। तो बीमारी बेचैनी का कारण है। और मूड फ्लक्चुएशंस, रिलेशनशिप में इतना डिस्टरबेंस है, वो एक कारण है फ्लक्चुएशंस का। और मौसम अभी अभी ठीक था, सोचा अच्छा सन गेजिंग करते हैं, वॉकिंग करेंगे, ये करेंगे, कहाँ है, सूरज ही नहीं है। और जब सूरज होता है मूड अच्छा होता है, सूरज चला जाता है तो मूड डिप्रेस हो जाता है लोगों का, क्योंकि सूरज और हमारे मूड का संबंध है। सनलाइट जब होता है तो लोग का मूड अच्छा होता है, सनलाइट जाते ही मूड डाउन हो जाता है। तो मौसम और कारण पैसा। अब जिनको हमने उधार दिया था वो चले गए भगवान के घर। अब परिवार वाले तो लग नहीं रहा है पैसे वापस देंगे। सारे बिजनेसमैन को यही टेंशन है कि जिनको पैसे दिए वो तो चले गए, अब परिवार वाले ही खुद मांग रहे हैं हमसे कि हमारी परिस्थिति देखो। कैसे जाके उनसे मांगे? इतने सालों से यहाँ के जितने गिराईक और संसार के जो दुकानदार है, अब दुकानदार है तो अच्छा ही समझते हैं लोग, उनके पास पैसे होंगे, तो कितनों को उन्होंने उधार दिए, और जिनको उधार दिए वो चले गए। अब परिवार से मांगे कैसे, उसका अलग टेंशन। और उनकी दुकानें जो है वो नेसेसरी दुकानें नहीं है, वो फर्नीचर की, जो कि अभी तक मतलब लॉकडाउन की वजह से सबसे लास्ट जो खुलेगी, ज्वेलरी ये वाली दुकानें, तो वो दुखी है। तो वो एक। और पेट साफ नहीं होता, कॉन्स्टिपेशन नेशनल डिसऑर्डर है। इंटरनेशनल बीमारी है, सबसे बड़ी बीमारी जो दुनिया में है, पेट ही नहीं साफ होता, क्या करे। कितने चूरन रखे हैं बात मत पूछो कमरे में, पूरा अलमारी चूरन से भरी हुई है। खाते ही रहते पर होता नहीं है। उसके बाद में दवाइयाँ, कितनी दवाइयाँ है, डॉक्टर साहब कम करो ना जरा। खाते ही रहते और बीमार पड़ते रहते। और हार्मोनल चेंजेस, फीमेल्स में, बहनों में हार्मोनल चेंजेस बहुत होते रहते हैं। और अनावश्यक इच्छाएं, बहुत सारी इच्छा है जिसकी वजह से मूड चेंज हो जाता है। और इंटरनेट चला जाता है, लाइट चली जाती है। इस संसार की जो भी हलचल है सब हमको इमोशनल रोलर कोस्टर में अवस्था में लेके जाते हैं। अब तो ये तो हो गए कारण। उसके बाद में अब अपने मूड को एक रस कैसे रखे, इसकी क्या विधि है, ये सारा टॉपिक आज के स्लोगन से निकाला हुआ है। आज का स्लोगन क्या है? क्या करो, थकावट हो जाए तो डांस करो। वो चलो, वो दूसरा टॉपिक है हमारा, मूड चेंजर्स। मूड चेंजर्स की लिस्ट है, कैसे मूड चेंज करें। तो सबसे पहले ये जो इमोशनल रोलर कोस्टर है, इसके बारे में एक विशेष बात समझनी है कि जो भी इमोशंस है वो टेम्पररी है। ये सबसे पहली विधि है। आज जो इमोशन निर्माण हुआ है ये परमानेंट नहीं है। ये मत समझना अभी जो एकदम दुख की फीलिंग आ गई है ये परमानेंट है, नहीं, ये परमानेंट नहीं है। ऐसे कितने लोग आ रहे हैं जो कहते हैं मेरे माता और पिता दोनों ने एक साथ शरीर छोड़ दिया कोविड में। ऐसे कितने बच्चे आए, लोग आए कि जो कहते हैं हमारे परिवार के 5 लोगों ने शरीर छोड़ दिया। 5 लोग एक साथ चले गए 10 दिन के गैप में। कैसा एक दुख की अवस्था है, समझ ही नहीं आ रहा है। यंग 15 साल का भाई, वो बहन आई, उसके भाई ने शरीर छोड़ दिया, उसको ना खुश हो रही है ना दुखी हो रही है,
क्या हो रहा है उसको ही समझ नहीं आ रहा है। सुन बैठी रहती है, ना खाती है ना पीती है, दिन भर बस बैठी रहती है, रोती भी नहीं है, उसको समझ ही नहीं आ रहा है क्या करना है, ऐसी अवस्था है। पर सबसे पहली चीज है, इमोशंस टेम्पररी है, अनित्य है। अभी अभी जो इमोशंस है थोड़ी देर में वो चेंज हो जाएगा। तो ये समझो कि इमोशंस क्या है, टेम्पररी है, कोई भी इमोशंस। दूसरा है माइंडफुलनेस, ये सबसे बड़ी टेक्निक है। माइंडफुलनेस अर्थात सजगता। हम क्या करते हैं, जब हम दुखी होते हैं तब सजग होने की कोशिश करते हैं। वो समय नहीं है सजग होने का, वहां तो बड़ा मुश्किल है सजग होना। सजग तब हुआ जाता है जब अत्यंत खुशी हो रही है, बहुत अच्छा योग लगा, आज की दिनचर्या बहुत अच्छी हुई। अब उसी समय में शांत हो जाओ, बस स्थिर बैठ जाओ, अपनी खुशी को तुरंत प्रकट नहीं करो। जो अत्यंत खुशी वाले क्षण है, अत्यंत अतीन्द्रिय सुख वाले क्षण है, अत्यंत रोमांच खड़े हो रहे, उसी समय सजग हो जाना है और अपने मूड को साक्षी होकर देखना है कि ये भी चला जाएगा, ये भी टेम्पररी है। यही सबसे बड़ी हमारी गलती है। उस समय हम नहीं देखते, हम देखते कब है, जब दुखी हो जाते हैं, किसी ने हमको कुछ कहा, हम क्या करते हैं, हमने कुछ अच्छी चीज की है, तुरंत ग्रुप पे डालेंगे, तुरंत ग्रुप में शेयर करेंगे, तुरंत कुछ करेंगे, देखो मैंने आज ये कर दिया, देखो हम लोग आज वहां पिकनिक गए थे, ये हमारी फोटोज है, कितने खुश है हम लोग सब। फिर वहां से सबके कमेंट्स आते, वाह वेरी गुड सुपर, हम लोग वहां होते तो हम लोग कितना एंजॉय करते, आप कितने खुश नसीब हो, आप लोग मधुबन में हो, ये बाबा की कुटिया, देखो मैं बाबा की कुटिया में बैठा हूं, ये जितनी खुशी वाले पल है, देखो मैंने ये कर दिया, ये मेरे जैसे सिमिलर जिनका लक्ष्य है, ऐसे कई सारे ग्रुप्स है जिनका किसी का लक्ष्य होगा कि हम सब लोग मिलके ये करेंगे। तो जैसे ही हम कोई प्राप्ति वाली चीज करते तुरंत शेयर करते हैं, उसको शेयर करते ही 10 कमेंट्स आ जाते हैं। तो हमारी खुशी जो है किस पर निर्भर है, उनके कमेंट्स पर। और फिर जैसे ही हमारे साथ दुख की घड़ी आई, फिर वो भी शेयर करो। अब उसमें वो क्यों नहीं करते, वो नहीं करते। यही कारण है इमोशनल स्विंग्स का। खुशी को हम तुरंत प्रकट कर देते हैं, तुरंत शेयर कर देते हैं, दुख को नहीं करते। इंटरव्यू में गए, 10 लोग फेल हो गए, हम पास हो गए, तुरंत शेयर करेंगे, देखा 10 लोगों का नंबर आया पर बाबा ने मुझे पास कर दिया। अब दूसरी परिस्थिति देखो कि जो अज्ञानी थे वो सारे पास हो गए, आप फेल हो गए, वो शेयर करो। वो नहीं करेंगे शेयर, उसमें दुखी है, जबकि अगर उसमें पास हो गए होते तो बाबा का नाम बाला हो गया होता। वो ऐसा था, ऐसी चीज थी, बहुत बड़ी सेवा हो गई होती, उसी में फेल हो गए। वो तो नहीं शेयर करते, वो रखेंगे चुपचाप छुपा के अंदर, वो किसी को भी पता ना चले, वो मेरे अपना इंटरनल है। हमारी सबसे बड़ी भूल ये है, अपनी खुशी को तुरंत प्रकट कर देना और अपनी खुशी को तुरंत शेयर कर देना, बाह्यमुखी हो जाना। अध्यात्म में जो भी गहरे से गहरे अनुभव है उनको कभी भी शेयर नहीं करना है, उनको अपने अंदर समा लेना है। शेयर करना, पर उसकी मैच्योरिटी तो होने दो, उसको परिपक्व होने दो। जैसे कोई सोचता है मैं 5 दिन का मौन करूंगा, धड़ाधड़ सुनाने चालू करता है, आज मेरा मौन है, आज मेरा मौन है, आज मेरा मौन है, और दूसरे दिन या फिर मैं करने वाला हूं, खत्म, तीसरे दिन ही टूट गया। कुछ भी, चाहे वो साधना मौन की हो, उपवास की हो, या योग की हो, 18 जनवरी की हो। हमने देखा 18 जनवरी, कई लोग सोचते हैं हम ऊपर से नीचे से ऊपर आएंगे 18 दिन तक, डेली 2 घंटा बाबा की कुटिया में योग करने, शांतिवन से ऊपर। बहुत अच्छी बात है, पर इस साधना को गुप्त रखो। सबको बताते फिर रहे कि हम ना बाबा की कुटिया में 2 घंटे जाते, बाबा की कुटिया में 2 घंटा जाते, गया। दूसरा, प्रकृति, हमने कल प्रकृति में 4 घंटा बिताया, 5 घंटा बिताया, गया, गॉन, उसका असर खत्म। ये कोई बिजनेस नहीं है या कोई प्रॉफिट नहीं ऐसे जो हम दूसरों को बता रहे, ये तो गुप्त मौन की साधना है, आंतरिक साधना है, इसमें किसी से कोई लेना देना नहीं है। और ये कोई एक दिन की नहीं है, ये तो जीवनचर्या है, जीवन पद्धति है हमारी।
हम कोई 5 दिन के लिए कोई कैंप, कोई वर्कशॉप, कोई घूमना ये नहीं कर रहे। ये घूमना हमारा लक्ष्य नहीं है। चलो भाई आ गए, चलो बाबा पहाड़ी पर, सब लोग बैठ गए, इधर वो भेल वगैरह लेके गए, खा लिया और चर्चा की, 5 मिनट टाइम पास के लिए योग कर लिया और आ गए। कहाँ गए थे? बाबा पहाड़ी पर। क्या करने? योग करने। योग करने गए? क्या करने गए? योग करने गए ही नहीं थे, कुछ और करने गए थे। वो पिकनिक थी, वो बाह्य मुक्ता में आ गए। इसके लिए कहा प्रकृति का सानिध्य अर्थात मौन, एकांत और गुप्त होनी चाहिए, किसी को पता ना चले। हाँ, कोई आपका पीछे ही करते करते आ जाए वो दूसरी बात है। गुप्तचर की तरह तुम जाते कहाँ कहाँ हो। तो वो अलग बात है, वो नहीं। तो क्या करना है? समा लेना है उसको। गहरे अनुभव, जैसे आज बाबा का अमृत वेला बहुत अच्छा हुआ, सारे दिन भर सुनाते फिर रहे, आज ना बहुत अच्छा अनुभव। आज तो आंसू ही आ गए, बस अभी आंसू सूख जाएंगे, अगले 1 साल आएंगे ही नहीं। गुप्त कर दो पुरुषार्थ। हाँ, वो अलग चीज है, अपने अनुभव को सुनाओ, वो सुनाओ ना, भले सुनाओ ऊपर ऊपर से, गुप्त अंदर वाले नहीं। उसके बाद में जर्नलिंग, लिखना। मूड फ्लक्चुएशन जब भी होता है, अपना मूड डायरी मेंटेन करना बहुत जरूरी है। भले वो रात का चार्ट नहीं लिखो, पर डायरी जरूर लिखना है। हर दिन की हमारी डायरी हो। क्या लिखे डायरी में? कितने बजे उठा, ये किया, वो किया, सन गेजिंग आधा घंटा, बेयरफुट वॉकिंग आधा घंटा, उसके बाद में वर्कआउट एक्सरसाइज आधा घंटा किया, फिर उसके बाद में प्राणायाम किया आधा घंटा, उसके बाद में मुरली सुनी सुनाई या क्लास कराया या फिर चिंतन किया, फिर उसके बाद में योग किया, फिर उसके बाद में अपनी सेवा की, इतने घंटा सेवा की, फिर नींद कितना घंटा की, इतना घंटा, फिर खाया क्या क्या वो भी लिख दिया, सारा चार्टिंग, फूड चार्टिंग। ये है चार्ट। ये लिखना बहुत आसान है और ये एक रस हो सकता है। हम क्या करते, केवल चार्ट लिखते, अमृत वेला टिक मार्क करो, वो चार्ट एक मैकेनिकल हो जाता है, एक यांत्रिक हो जाता है कुछ समय के बाद, मैकेनिकल, रोबोटिक। ये वाला जो चार्ट है ये हम रोज लिख रहे हैं क्योंकि हम अपनी दिनचर्या डाल रहे हैं इसमें, और वहां होते ही फिर लास्ट में आप अपना चार्ट ऐड करो कि फिर अमृत वेला कैसा रहा आज का, कितने बजे उठे अमृत वेला, और कोई विशेष अनुभव हुआ क्या, वो उसमें ऐड करते जाओ। रोज डायरी लिखनी ही है, कंपलसरी। हिंदी में लिखो, और किसी का नाम लिखना है अगर डर लगता है तो XYZ डालो, नहीं लिखो किसी का नाम, पर लिखना बहुत जरूरी। डायरी लिखने के सिवा सोना ही नहीं है, इसको कंपलसरी आदत बना दो। लॉकर में रख दो डायरी, अगर डर लगता है कोई देख ले तो। और किसी को किसी के जीवन में कोई इंटरेस्ट नहीं है, कौन पढ़ेगा कोई किसको। हमको याद है MBBS में हम डायरी लिखते थे तो पहले हमको डर लगता था कोई पढ़े ना, बाद में वहां रहने के बाद, हॉस्टल पे रहने के बाद, सबको स्टडी करने के बाद पता चला कि इसको क्या परवाह है, सामने ही रख देते डायरी, कोई आके पढ़ता भी नहीं था, देखता भी नहीं था इसने क्या लिखा, कुछ नहीं, कोई किसी को मतलब ही नहीं है, सब अपनी अपनी दुखों और दर्द में डूबे हुए हैं, किसको क्या लेना देना है किसके दुख दर्द से। तो डायरी लिखना है, लास्ट में बाबा गुड नाइट, शुरुआत करनी है, डेट डालनी है, टाइम डालना है 9:30 बजे। हमने अपना एक जैसे टाइम फिक्स करके रखा है 9:20, ये टाइम है बस डायरी लिखने का, और इमीडिएटली डायरी लिखने के बाद सोना है। अनलेस एंड अनटिल कोई इमरजेंसी है, ये वो अलग चीज़ है, बट इसको एक टाइम वैसे वो टाइम हो गया कि मुझे अब लिखना है, डायरी निकाल के रखो, पेन उसके अंदर ही है, लिखना चालू, ये हुआ, ये हुआ, ये हुआ, और फिर थोड़ा सा चार्ट ऐड कर दो, कोई नई बात हुई वो ऐड कर दो, कोई एकदम अचानक अद्भुत सा अनुभव हो गया आज, एक ऐसा अनुभव कि जो अब तक हुआ नहीं, या फिर एकदम से ब्रह्मचर्य का एक नई अनुभूति हुई कि जिसमें सारे दिन भर शरीर जैसे मिट्टी दिखाई दिए, कुछ भी, किसी भी शरीर का जरा भी 1% भी आकर्षण नहीं था, देखने की भी इच्छा नहीं थी, देखते हुए भी जैसे शरीर दिखाई नहीं, ऐसी कोई पॉइंट लिख दो उसमें। तो डायरी, जर्नलिंग ये लिखना। उसके बाद में नेक्स्ट विधि है, अगर इमोशन स्विंग हो रही है तो किसी ऐसे व्यक्ति के पास जाओ और उसको शेयर करो अपनी बात, ताकि उसे सॉल्यूशन मिल सके, क्योंकि आप अपने आप से नहीं सेट कर पा रहे, ठीक नहीं कर पा रहे इसको, तो किसी से पूछो, फिर वातावरण को बदल दो, चेंज द सर्कमस्टांसेस, कहीं और चले जाओ थोड़ी देर के लिए, मूड चेंज हो जाएगा। फिर उसके बाद में
छोटी छोटी चीज़ें, जैसे एक्सरसाइज। एक्सरसाइज एक ऐसी चीज़ है, एक्सरसाइज करते करते क्या हो जाता है, एकदम इमोशन चेंज हो जाते हैं। एनर्जाइजिंग एक्सरसाइजेस, खेल करो, फुटबॉल खेलो, क्रिकेट खेलो, जाके कुछ भी करो, बैडमिंटन खेलनी चालू करो, वॉलीबॉल खेलो, कुछ भी खेलो, पर मूड चेंज हो जाता है उसमें। उसके बाद में या तो सो जाओ, सबसे अच्छी बात। और सबसे और एक अच्छी बात, उससे बच्चे भोजन, भोजन से मूड चेंज हो जाता है। कॉन्शियस ईटिंग करो, 1 घंटा तक भोजन करो, आराम से 1 घंटा भोजन चले, बैठ जाओ नीचे और बाबा को भोग लगाओ और धीरे धीरे चबाते जाओ। धीरे इतना चबाओ कि जब तक वो लिक्विड ना हो जाए, उसकी टेस्ट ना चेंज हो जाए। ये 2 क्राइटेरिया। फिर ही स्वेलो करना, उसको अंदर निकलना। धीरे धीरे बाबा की याद में खाते रहो, कुछ कुछ बातें करते रहो। तो ये भी एक मेथड है। तो ये सारी विधियाँ थी इमोशनल रोलर कोस्टर से निकलने की। अभी दूसरा टॉपिक, हमारा अगला सूत्र है मूड चेंजर्स। ये बहुत सिंपल है। मूड चेंज कैसे करें? हाँ, गीत सुनो, पहली बात। दूसरा, 1 मिनट में मूड चेंज कैसे करें? कोई चुटकुला सुनो, पर उसमें बहुत बड़ी माया है, उसमें माया भी आ सकती है। और क्या करें? मूड बदलने के लिए क्या करें अपना? एकदम से अचानक से उदास हो गए, और कई बार मूड ऐसा बदलता है उसका कोई कारण ही नहीं होता है, अचानक से स्पॉन्टेनियस। अभी अभी खुश थे, सब ठीक था, अभी पर क्लास करा 1 घंटा, खुश कैसे रहे, क्लास पूरा हुआ और दुखी हो गए। हाँ, तो क्या किया जाए, कैसे मूड चेंज किया जाए? जंप करना चालू करो, जंपिंग जैक्स। एक्सरसाइज में जंपिंग जैक्स होता है, ऐसा वाला ऊपर कूदने वाला, अपने आप मूड चेंज होगा। एक, आज की मुरली में डांस करना चालू करो, रस्सी खेलना चालू करो। उसके बाद में ठंडे पानी से, ये हमने देखा है, नहा लेना तुरंत। एकदम जब कुछ मूड ठीक नहीं रहा ना, क्या करना है, सीधा जाके नहा लो, बस एकदम मूड ही चेंज हो जाता है। और उसमें भी लास्ट में पूरा ठंडा पानी 1 बकेट डाल दो, पूरा ऐसा शॉक लगता है भयंकर, सारे होशो आवाज ठिकाने आ जाते हैं। पूरा निगेटिव एनर्जी पूरी गुम हो जाती है। उसमें भी अगर आपको निगेटिव निकालनी है तो सॉल्ट वाटर बाथ, नमक डाल दो पानी में, या पहले शरीर को पूरा नमक से रगड़ लो, फिर ठंडा पानी से डाल दो। तो ये सॉल्ट वाटर बाथ जो है, ये इसको कहते हैं प्यूरिफाइंग बाथ। हिमालयन पिंक सॉल्ट आता है, वो पानी में डालो, घोल दो, और पहले वो पानी से नहा लो, फिर सादे पानी से नहा लो, पूरी निगेटिव एनर्जी आउट हो जाती है। तो नहाना एक बहुत स्ट्रांग मेथड है मूड चेंजिंग की। उसके बाद में तैरना, जिसको तैरना आता है उसके जैसा तो कुछ है ही नहीं, तैरना जैसा, बस कूद जाओ और तैरना। तीसरा, साइकिलिंग, जॉगिंग, एक्सरसाइज, रनिंग। रनिंग एक ऐसी मेथड है कि कैसा भी मूड हो, 5 किलोमीटर रन करके आने के बाद आप वो नहीं रहते जो 5 किलोमीटर पहले थे। पूरा बदल जाता है, पूरी केमिस्ट्री बदल जाती है शरीर की, पूरा नई ऊर्जा आने लगती है। तीसरा, अगला, किसी को कुछ खिलाओ। हाँ, वो लेके आया आज, अजमेर के शांता बहन ने भेजे हैं। और क्या करें मूड चेंज के लिए? फ्लावर्स को देखो, फूलों को देखो, फूलों की सुगंध लो। चले जाओ एकांत में, और अलग अलग जो फ्लावर है तोड़ना नहीं, अलग अलग फ्लावर्स को देखना, उनकी सुगंध लेना छोड़ देना, पत्तों की सुगंध लेना छोड़ देना, ट्री को हक करना, जानवरों से खेलना, या किसी के पास कुत्ते वगैरह होते हैं ना, वो लेके जाते घुमाने, वो बहुत। फिर छोटे बच्चे से खेलना। फिर उसके बाद में उल्टी गिनती करते, वो ज़्यादा नहीं टिकता है, पर जैसे एक बच्चा था, बहुत क्रोध करता था, उसके बाप ने सिखाया, जब भी तुमको क्रोध आए ना अगली बार, क्योंकि वो आसपास के जितने छोटे बच्चे थे रोज एक एक को पटकता था। वो इतना तगड़ा था, और एक एक को, तो वो कहता जब भी तुम्हें क्रोध आए ना, उल्टी गिनना चालू करना। तो वो कहता ठीक है, तुम्हारा क्रोध खत्म हो जाएगा। तो एक बार उसके पिताजी देखते एक छोटे बच्चे के छाती पर बैठा हुआ है और गिनती गिन रहा है, उल्टी गिनती। तो वो कहते क्या हुआ? तो कहते मैं गिनती गिन रहा हूं, ताकि गिनती पूरी होने के बाद इसको मारूंगा, तब तक ये भाग ना जाए। ये तो उल्टी गिनती करूंगा और ये भाग जाएगा। उसकी छाती पर बैठ के गिनती गिन रहा। अगला क्या करे? तो उसके बाद में ये हो गया। उसके बाद में विजुअलाइज करना, जो क्रिएटिव विजुअलाइजेशन है, नए नए विजुअलाइजेशन क्रिएट करो। वो जैसे कहा पिंक बबल टेक्निक, अपना हंसता हुआ फरिश्ता रूप देखो और उसको छोड़ दो हवा में, बबल को, उसके लाफिंग बुद्धा। और एक बात, इंटरनल स्माइल, अभी अभी करेंगे,
सभी बैठेंगे 2 मिनट, आंखें बंद, और आंखें बंद करके अंदर से हंसना चालू करो। बाहर से मुंह नहीं हंसेगा, अंदर। ये सबसे अच्छी एक्सरसाइज। अंदर से हंसो, जोर से हंसो, अंदर से, मुंह से नहीं, नाक से भी नहीं, अंदर से हंसो। ये बहुत अच्छी एक्सरसाइज है। बाहर आई जाएगी हंसी। इसको कहते हैं इंटरनल स्माइल मेडिटेशन। हाँ, जैसे पेड़ हिले तो बहुत अच्छा। फिर उसके बाद में ग्रीन को एक्सपोज करो। ग्रीन अर्थात ग्रीन स्वेटर, ग्रीन पेन, ग्रीन, हर ग्रीन रंग की जो भी चीज़ है वो खुशी दिलाती है। उसके बाद में लाइट कैंडल, कैंडल को लगा दो, वो खुशी दिलाएगी। उसके बाद में प्रेजेंट में आ जाओ कि अभी वर्तमान में मेरे जीवन में क्या चल रहा है वो देखो। पास्ट भूल जाओ, भविष्य भूल जाओ। फिर हमारी क्या क्या ब्लेसिंग्स है वो काउंट करो। मुझे क्या क्या मिला है। बाबा जिसको कहते हैं भाग्य की लिस्ट बनाओ। और बहुत सारी मेथड्स है इसमें, अलग अलग माइंड मैपिंग कर सकते हो। एक झाड़ बना सकते हो, उसमें जो जो पत्ते बना दो ऐसे, और एक एक पत्ते में एक एक प्राप्ति लिखना चालू करो। या ड्राइंग करो, पेंटिंग करो, चित्र। जैसे निखिलेश भाई रोज क्या करते हैं, वो कितनी अच्छी मेथड है। उसके लिए उनको पहले से ही मुरली पढ़नी पड़ती है, तो मुरली पढ़ के हो जाती है। फिर विजुअलाइज करना पड़ता है, फिर चित्र निकालना पड़ता है। कितनी बड़ी सेवा है ये, इतनी बड़ी सेवा है। हम कई सारे सेंटरों पर गए, वहां देख रहे, अरे हमने कहा ये निखिलेश भाई का चित्र यहाँ क्या कर रहा है, कमाल है। मैंने कहा वो वहां बैठ के निकालते हैं, सारे सेंटरों वाले अपने अपने फटाफट प्रिंट आउट निकाल के अपना नोटिस बोर्ड पे लगे हुई है। मैंने बोला क्या बात है, हमको तो पता ही नहीं था ये। और हम देखो वहीं रहते और हम नहीं पढ़ते वो क्या लिखते, मतलब जो निकालते हैं। सही में कितनी जगह पर जहां जहां सेंटरों पे गए, हर नोटिस बोर्ड पे इनका लगा हुआ है, वही सर्वव्यापी, वायरल। फिर किसी और की जाके मदद कर दो, किसी और की क्या कर दो, मदद कर दो, थोड़ी सी सेवा कर दो। किसी को कुछ चाहिए, सेवा कर दो। हम देखते हैं हॉस्पिटल में लोग आते हैं, एक एक फूल देके निकल के चले जाते हैं। ये आते हैं, किसी को कुछ मदद करते हैं, ये आके पैसे देके जाते हैं। हमने कहा पैसे मुझे क्यों दे रहे हो, वो कहते वो किसी को जरूरत पड़ी ना इंजेक्शन की, दवा दे देना हमारी तरफ से। मैंने कहा तुम्हारा नाम, रिसिप्ट, बोले कुछ नहीं चाहिए। मैंने कहा जा अकाउंट सेक्शन में दे दो या उधर दे दो भाई साहब। वो कहते नहीं नहीं आप रखो, आप यूज करना, उधर नहीं देना है, आप ही यूज करो। हाँ मैंने उस तरह के, मैंने कहा वो आपको कुछ वो चाहिए ना, वो कुछ भी नहीं चाहिए हमको। हाथ में पैसे थमा के जाते, आप पेशेंट को अपने देना और वहीं से दवाई दे देना, यहीं से, वहां पे भी नहीं देना है, यहीं से दो। और कोई कोई वो माताओं की तो कमाल है, कोई 5 रुपए दे के जाती है, कोई 10 रुपए दे के जाती है। जो सेवा में आई हुई माता है, अभी उनके पास खुद ही पैसे नहीं है और वो दूसरों की सेवा के लिए पैसे दे के जाती है। आश्चर्य लगता है मुझे तो माताओं का, सही में क्या है ये। वो कहते बाबा के हॉस्पिटल के लिए, अभी क्या करेंगे 5 रुपए का, बट उसकी भावना है। तो फिर कोई गीत सुनो या गीत गाओ या गीत लिखो। गीत लिखने का अभ्यास किया है किसी ने? कई लोग क्या करते हैं, जैसे निखिलेश भाई चित्र निकालते, कई लोग हर एक रोज की मुरली से कविता लिखते हैं। तो हम भी लिख सकते हैं, एक मुरली से एक कविता। चलो मुरली नहीं, कम से कम स्लोगन से कविता बना दो, या तो वरदान से कविता बना दो, कार्टून बना दो, माइंड मैपिंग। फिर उसके बाद में अपना कुछ मसाज, ये भी एक मेथड है। मसाज करने जाओ, होल बॉडी मसाज, उससे भी मूड चेंज हो जाता है। उसके बाद में हंसना जोर जोर से, लाफिंग, कमरे में एकांत में। फिर कुछ तो भी नया करो, फिर कुछ तो नया पहन लो। ड्रेसिंग क्या पहनेंगे, धोती लाई है ना, ब्रह्मा बाबा वाला ड्रेस पहन लो, कभी फरिश्ते वाला पहन लो, कभी वो कुछ नया कर लो जो कभी किया नहीं, जो कभी पहना ही नहीं कभी वो ड्रेस। हाँ बस वो निकाल लो और उस अपना फोटो निकाल लो। हाँ जैसे दादी जान की एक बार ओपीडी में आई, एक्सरे कराने आए, और ये क्या है, हमने कहा हमारा ओपीडी है, चलो खोलो। फिर अंदर गए, फिर एकदम चले गए। मैंने कहा अब क्या करना है, तो वो सब गड़बड़ करे, जल्दी जाना है, नीचे जाना है, नीचे जाना है। नहीं मुझे वहां बैठना है। वो हमारी चेयर पे बैठ गई दादी, और फिर लाओ, फिर उसते तो लाया, चेक कर रही है। ये उनकी अपनी नवीनता देखो, हमारा सबका छोड़ दो, ये उनकी अपनी नवीनता है। एट द एज ऑफ 94-96 में
व्यक्ति ऐसा सोचता है कि ओपीडी में घुसूं और वहां बैठूं और स्टेथो पहनूं और चेक करूं। यह कितनी नवीनता है। वो यादगार बन गया उनके लिए, सबके लिए, सबके लिए। तो ये कितनी बड़ी बात है। छोटे छोटे डिपार्टमेंट्स में जाना, अलग अलग डिपार्टमेंट में जाना, और उनको ये नवीनता है ना। इन्होंने अपने देखो कैसी नवीनताएं लाई है इन सब लोगों ने। टेस्ट करना जो भी है सब नवीनता है ये। इसलिए हमारा हर दिन कुछ ना कुछ हम नवीन करते रहे। कुछ नया ड्रेस पहन लो, छोटे छोटे मिरेकल्स ऑब्जर्व करो नेचर के। वो गिलहरी जाती है ना, उसका पीछा करो। वो चींटी जाती है ना, उसको देखो क्या क्या करती है वो। ऑब्जर्व करो एक पंछी कहाँ कहाँ उड़ता है। कोई नया पंछी मिले, कोई नई जगह जाओ। पर माउंट में इतनी जगह है, रोज हम नई जगह जाते फिर भी जगह पूरी नहीं हुई है। इतनी जगह है माउंट में, इतनी जगह है, इतने सारे स्थान है। फिर किसी दोस्त को मिलो, अपना कमरा साफ करो, फिर कुछ तो अच्छा खाओ, कुछ नया, फिर सेलिब्रेट करो, या सूरज में जाओ, कुछ फर्नीचर को अरेंज करो, इधर से उधर करो। जिस तरह की अरेंजमेंट है, बेड की अरेंजमेंट है, उसको चेंज करो। कुछ तो करो पर मूड चेंज हो। जितना हम नया करते रहेंगे हर दिन, मूड हमारा चेंज होते रहेगा। तो जीवन का लक्ष्य नवीनता हो, हर दिन नया। तो ये 2 बातें थी। तो ये दोनों सूत्रों को अपने जीवन में लाना है। अभी हमारी भट्टी के 2 दिन और बचे हैं। कल 3 सूत्र लेंगे, परसों 3 सूत्र लेंगे। अच्छा, ओम शांति। शुद्धोऽसि बुद्धोऽसि निरञ्जनोऽसि संसारमाया परिवर्जितोऽसि संसारस्वप्नं त्यज्य मोहनिद्रां मदालसोल्लापनुवाच पुत्रम् शुद्धोऽसि रेतात्तनतेऽस्ति नाम कृतं हि ते कल्पनयाधुनैव पञ्चात्मकं देहमिदं न तेऽस्ति नैवास्य त्वं रोदिषि कस्य हेतु न वा भवान् रोदिति विश्वजन्म शब्दोऽयमायाद्यमहीशसूनुं विकल्प्यमाना विविधैर्गुणैस्ते गुणाश्च भवता सकलेन्द्रियेषु